d∅dt इज इक्वल टू d by dt Li, ठीक है। L को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे उसमें आता है आया ना, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपने पढ़ा, V इज इक्वल टू R I आपने पढ़ा, तो I प्रोपोर्शनली कांस्टेंट टू R, जिसको फिर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ याद कीजिए, तो यहाँ पर वही चीज है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहाँ जैसे R था अब यहाँ पे L हो गया, उसका नाम रेजिस्टर था, अब ये रेजिस्टेंस कहेंगे, इसको इंडक्टेंस कहेंगे, इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे, ओके। तो ये दिस इज, देखिए दिस n इंटू d∅ by dt इज इक्वल टू L ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो करंट इज ओनली चेंजिंग विद टाइम, तो L बाहर आ जाएगा, तो दिस इज di by dt। आपको याद होगा कि n इंटू d∅ by dt ये होता है EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल टू L di by dt। कोई साइन के साथ लिखना चाहेगा तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये n d∅ by dt अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज इंड्यूस्ड EMF and therefore induced EMF is equal to L into di by dt, where L is a constant called self inductance, इसका SI यूनिट हो जाएगा, ओके, हेनरी, ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल H, HENERY, हेनरी। रेजिस्टेंस का जैसे ओम है, कैपेसिटर का जैसे फैराड है, साइंटिस्ट के नाम से है, तो ये भी H दिया गया है, हेनरी, ओके। तो ये EMF का जो मैग्नीट्यूड, ये इंड्यूस्ड EMF है, तो इंड्यूस्ड EMF के लिए एक नया फॉर्मूला आज हमने लिखा, L into di by dt, E is equal to L into di by dt. If it is a coil, then the induced EMF can be written as L into di by dt. L किस पर डिपेंड करेगा, जैसे रेजिस्टेंस है तो ये डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसका रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से ये L भी जो है इसका ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो L is a constant which depends on the geometry of the coil, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, you note down it, तो आज हमने एक नया चीज सीखा, मैं यहां लिख देता हूं कि self inductance, SI unit of self inductance is SI unit of, okay, SI unit of self inductance is हेनरी, कैपिटल H, सिंबल इसका क्या है, कैपिटल H, ठीक है। तो जैसे L इक्वल टू 5 mH लिखेंगे, मतलब मिली हेनरी, L इज इक्वल टू 100 म्यू H लिखेंगे, तो माइक्रो हेनरी, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम, कैपेसिटर को क्या लिखते हैं 10 माइक्रो फैराड कैपेसिटर को, तो उसी हिसाब से L को भी इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग कॉइल का स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका इंडक्टेंस डिसाइड होगा, कोई एक कॉइल होगा जो 5 मिली हेनरी का होगा, कोई एक कॉइल होगा जो कि 100 माइक्रो हेनरी का होगा, उसी तरह से है, ओके। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, क्या हो गया ये, सेल्फ इंडक्टेंस। और हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सीबीएसई ने कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है, ध्यान रहे, इस चैप्टर का पूरा है, ये चैप्टर छोटा है इसलिए इस चैप्टर से डिलीशन नहीं है इस बार, ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। देखिए ये इट्स ए पेयर ऑफ कॉइल
इट्स अ पेयर ऑफ कोएक्सियल कॉइल। ऐसे दो कॉइल है, दोनों का सेंटर एक ही जगह है, ठीक है। और पहला कॉइल का जो रेडियस है वो R1 है सपोज, दूसरा कॉइल का जो है वो रेडियस R2 है। ये अंदर वाला कॉइल नंबर 1 है, बाहर वाला कॉइल नंबर 2 है। ठीक है, इनर कॉइल 1, आउटर कॉइल 2, ठीक है। अच्छा, इनर कॉइल में करंट सपोज I1 फ्लो हो रहा है, आउटर कॉइल में I2 करंट फ्लो हो रहा है। बोथ आर टाइम वेरिंग करंट्स, ओके। बोथ आर टाइम वेरिंग करंट्स दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कोएक्सियल कॉइल। दो कॉइल है इसमें, ठीक है। एक बार एक पहले सोचिए, इनर कॉइल में ही करंट फ्लो हो रहा है, उसका कंसिडरेशन पहले लेते हैं, तब उसके बाद हम आएंगे आउटर कॉइल में करंट का फ्लो का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए I1, ओके, द करंट flowing, okay, in the inner coil, दोनों का लेंथ L मान लेते हैं, ठीक है। और ये N1 अगर हम कहेंगे, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्निंग्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्निंग्स in the inner coil, number of turnings in the inner coil, okay। और ये N2, okay, ये N2 by L है ये, ओके। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्निंग्स in the outer coil, number of turnings in the outer coil। N1 N2 हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया। मान लेते हैं कि I2 is a function of time, okay। The current flowing in the outer coil, the current flowing in the outer coil, ठीक। तो ये हो गया N1 N2 I1 I2, ओके। सारा चीज हमने लिख लिया और डिस्क्रिप्शन हमने डायग्राम का दे दिया। यू जस्ट नोट डाउन इट, वी विल रब इट। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, द टोटल फ्लक्स अगर हम लिखना चाहेंगे, इसको पहले समझिए कि हम ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको क्यों कह रहे हैं, क्या है मतलब म्यूचुअल का। इनर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, एक मिनट के लिए मानिए, तो इसका अपना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये सराउंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू I1, a part of flux will be linking to the inner and a part of flux will be linking to the outer coil also। ऐसा थोड़ी ही रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली मैक्सिमम फ्लक्स इनर कॉइल का कितना है, क्योंकि इस तरह का सोलिनॉइड स्ट्रक्चर है तो फ्लक्स लिंकिंग कितना एरिया में हो रहा है। इनर कॉइल का मैक्सिमम फ्लक्स उसी के एरिया में है, तो कितना एरिया में है, इसका रेडियस अगर पाई R1 स्क्वायर है, बात को समझिएगा बढ़िया से। तो इसका क्योंकि सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड का मैक्सिमम फ्लक्स कोर में होता है, ठीक है।
तो इसके कोर में जितना फ्लक्स बनेगा वो कंसिडरेबल है। बाहर का फ्लक्स को हम कंसिडरेबल नहीं मानते हैं, बाहर का फ्लक्स को वीक मानते हैं। सॉलिड का आउटर में फ्लक्स बहुत वीक है, फील्ड बहुत वीक है। इन अंदर में जो कोर के अंदर जो फ्लक्स है वो काउंटेबल है, वो कंसिडरेबल है। तो कितना एरिया का फ्लक्स काउंटेबल है? पाई r1 स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर एरिया का फ्लक्स क्या है? काउंटेबल है, जो कि इनर कॉइल को भी लिंक हो रहा है और आउटर कॉइल को भी लिंक हो रहा है। इतना एरिया का फ्लक्स आउटर कॉइल को भी लिंक हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे N∅2, ओके, द फ्लक्स linked to the outer coil, phi2, outer coil 2, okay, due to currents in the inner coil